बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार के इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यूज़ ने 9 मई के वाक़े के हवाले से एक नई बहस छेड़ दी है। उस्मान डार साहब, जो चेयरमैन पीटीआई के करीब तरीन साथियों में उनका शुमार होता था, कल अपने एक नशरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, पार्टी के अंदर दो तरह के ग्रुप्स थे, एक इस्टेब्लिशमेंट से मुजाहमत और एक इस्टेब्लिशमेंट से मफामत की बात करते थे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत 9 मई के वाकयात के हवाले से मनसूबाबंदी की गई थी। आपकी ये भी इल्म में है कि चेयरमैन पीटीआई जो ऑलरेडी साइफर केस में अडियाला जेल में है, वो जेर तफ्तीश हैं 9 मई के वाकयात के हवाले से, बल्कि उनकी दोनों बहनें और असद उमर साहब के हवाले से भी जो तहकीकाती टीम है 9 मई के वाकयात के हवाले से, उन्होंने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। ये जो इंटरव्यू हुआ है, इस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है चेयरमैन पीटीआई की सियासी पोजीशन, उनकी सियासी साख के हवाले से। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में आइंदा इंतखाबात के शेड्यूल का अनाउंसमेंट किया। अगरचे तारीख नहीं दी, लेकिन यह कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। और इसी पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज मुतहर्रिक है। 21 अक्टूबर की आमद उनकी अब हतमी बताई जा रही है और उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना ही मुतालबा दोहरा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात आईनी मुद्दत में कराने की ख्वाहां है। मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान आया हालिया दिनों में कि उनकी जमात हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है, लेकिन जनवरी के महीने में पाकिस्तान में बहुत ठंड पड़ती है और बिलखसूस पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में वोटिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इन हवालों से आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। फिर आज ही के दिन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़े मेले का आगाज हो गया है, भारत में ये वर्ल्ड कप हो रहा है और पहले इफ्तिताई मैच में जो डिफेंडिंग चैंपियन थे इंग्लैंड, उनको जो रनर्स अप थे पिछले वर्ल्ड कप के न्यूजीलैंड, उनके हाथों एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान भी अपने मैचेस खेलने जा रही है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बड़ा टाकरा है वो अहमदाबाद में होगा 14 अक्टूबर को। इस हवाले से आज दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया और यह डिमांड रखी है आईसीसी के सामने कि वो भारत से कहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे। इन नुकात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर है कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अनवार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। कायरा साहब, उस्मान डार साहब की गुफ्तगू से मैं आगाज करना चाहूंगा। उनका कल एक टेलीविजन प्रोग्राम में इंटरव्यू हुआ। वो लापता या रूपोश थे, मंजर-ए-आम पे नहीं थे, लेकिन एक टेलीविजन प्रोग्राम में आए और उन्होंने 9 मई के हवाले से संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए। एक तो मैं आपके रद्द-ए-अमल जानना चाहूंगा कि आप भी वज़ीर इत्तलात और नशरियात रहे हैं, उस्मान डार साहब के इंटरव्यू को किस तरह देखते हैं? वहां पर कामरान शाहिद साहब जो आगे जाकर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, उनके घर पे आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन जो सीरियस बात यह है कि उन्होंने 9 मई के हवाले से चेयरमैन पीटीआई पे बड़े संगीन इल्जामात आयद किए कि वो पूरी तरह प्लानिंग उनके मातहत हो रही थी। आपकी राय में इसकी तहकीकात किन खतूत पर होनी चाहिए? अनवार, मैं ये सारा इंटरव्यू तो नहीं सुन सका, लेकिन उस्मान डार साहब इमरान खान साहब के खासी करीब लोगों में से थे, उनकी बड़ी वो टीम का हिस्सा थे जहां तक मेरी इत्तलात है जी। और उनका ये बयान देना खासा इमरान साहब के लिए इनसाइडर है। और उनके बयान के ऊपर जो दो बयान जो दो गुफ्तगुएं हो रही है, एक ये है कि जी देखो अनबाउ से उसने क्या कह दिया, उसने सारा भड्डा फोड़ दिया। दूसरी तरफ है जी नहीं, दबाव के तहत बयान दिया है, मजबूर है, फलाना। ये जो बयान है ये मजबूरी के तहत दिया गया नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको तफसील से देखते हैं, जितना मैंने सुना उसमें उन्होंने माइक्रो डिटेल्स दी है। बहुत सारे लोगों ने मजबूरी के तहत बातें की, ये इजहार किया कि हम बड़े मजबूर थे कि नहीं, लेकिन कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि हमने छोड़ दिया, हम दमत करते हैं, ये करते हैं और दैट्स इट। या वो किसी और तरफ अलाइन कर रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने छोड़ दिया और नहीं है जी। खास सिमत है जिसमें बाकायदा उन्होंने
तफसीलात बयान की हैं कि कौन सी जगह कौन सा क्या बात कर रहा था, खान साहब की मौजूदगी में क्या गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने क्या प्लान किया। तो ये खासा डिटेल्ड आर्गूमेंट है। अब उसको उसकी लीगलिटी क्या है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये खान साहब के लिए खासे मसाइल का शिकार करने वाले थे। अच्छा, और उसके बाद उनकी वालदा का भी जो है सोशल मीडिया पे बयान आया। तो कमर जमान कायर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तहरीक इंसाफ को, जाहिर बात है अब इलेक्शन आने हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हो रही है, एज ए पार्टी आप इलेक्टोरल एरिना में देख रही हैं? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि अगर उस्मान डार ने, उन्होंने वैसे सियासत से भी जो है वो लेगदी इख्तियार कर ली है, पीटीआई छोड़ने का भी ऐलान किया है, लेकिन उनकी वालदा ने कहा है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब जो उनके रिवायती हरीफ हैं सियालकोट में, उनका मुकाबला डटकर करेंगी। पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने दरखास्त भी दे दी है कि वो भी लिबर्टी में अपना जलसा करना चाहते हैं। तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप समझते हैं कि उनको भी ये मौका मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नजर आए? देखिए, मैंने उनकी वालदा का वो जो ट्वीट है या जो उन्होंने कोई बयान दिया है मैंने नहीं देखा, ना मैं उनको पहचानता हूं कि वेरीफाई कर सकूं। उनका बयान अपनी औलाद के हवाले से भी आ सकता है, उनका बयान किसी भी हवाले से वो बयान दे सकती हैं अपने मुखालिफ ख्वाजा आसिफ साहब को। अगर वो चैलेंज कर रही है तो ये उनका हक है, उनको इलेक्शन लड़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। और जहां तक ताल्लुक पीटीआई का है, पीटीआई का ऊपर मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है। जो लोग किसी केस में या किसी मुकदमे में कानून को मतलूब है, वो इमरान खान हो, उनके वो साथी हो, ए टियर बी टियर या उनके कोई कारकुन हो, अगर तो वो किसी मुकदमे में किसी जुर्म में कानून को मतलूब है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अपनी अदालत में जाके उनका केस लड़ना चाहिए। जहां तक तल्लक उनकी जमात के बाकी कारकुनों का है जो इस तरह की किसी कार्रवाई में शामिल नहीं है और कानून को मतलूब नहीं है, वो मेरी और आपकी तरह पाकिस्तानी है, उनका हमसे नुक्ता नजर का सख्त इख्तलाफ हो सकता है। मैं और आप ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं ना कि उनका तरीकाकार दुरुस्त नहीं है जी, उनकी सोच बड़ी गलत है। वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह का बयान देते हैं जो उनका तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, मेरा उनका अपना एक हक है, मेरा अपना एक हक है, मैं उनकी इस्लाह की बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ये तो कोई इस्तेकाक नहीं कि मैं कहूँ इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। उनका भी पाकिस्तान पे उतना ही हक है, उतनी आजाद शहरी है जितने मैं और आप हैं, अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऐसी हरकत नहीं करते जो कानून को तोड़ने के जुमरे में आती है। तो बिल्कुल उस वक्त तक तो सबको आजादी है। ठीक है। कारा साहब, नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान किया है पीएमएल ने। आप लोगों की पीडीएम में जाहिर बात है हुकूमत रही, कोलिशन पार्टनर थे, अब आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी सेंट्रल पंजाब से इलेक्शन लड़ते हैं। किस तरह देख रहे हैं सर? पंजाब ही बैटल फील्ड मानी जाती है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और आपने जैसे कहा कि पीटीआई के जो लोग मतलूब नहीं है उनके लिए इलेक्टोरल जो फील्ड है ओपन होनी चाहिए और यही एक राय है, इस पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब की वापसी और पीएमएलएन का हाइप क्रिएट करना, पीपल्स पार्टी पंजाब में इस मर्तबा बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? जी इंशाअल्लाह, पीपल्स पार्टी भी अपने तई अपनी कोशिश कर रही है। हम अपने नाराज कारकुनों को राजी कर रहे हैं। जो लोग हमें छोड़ गए तो उन्होंने भी देखा है, इलेक्टेबल्स हमसे छुड़वाए गए थे, उनमें से कुछ लोग हमारे वापस आ गए हैं, कुछ को नहीं आने दिया गया, लेकिन कुछ लोग वापस आ गए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी ज्यादा मुनज़्ज़म और बेहतर तरीके से कैंपेन करेगी और अब पाकिस्तान के लोगों के पास जज्बातियत की एक फिजा जरूर होगी, लेकिन उस फिजा को तोड़ना है और लोगों को उससे बाहर निकलना है और ये देखना है कि पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत की है, मुस्लिम लीग ने भी हुकूमत की है, पीटीआई ने भी हुकूमत की है, तो कौन सी हुकूमत है जो बेहतर तरीके से पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करती रही। किस हुकूमत में इस मुल्क के आम आदमी को, किसान को, मजदूर को वसाइल बेहतर मिले, इस मुल्क का कारोबार बेहतर हुआ, ट्रेड अपनी टॉप को टच की, पाकिस्तान के अंदर खारजा पॉलिसी में क्या महाज खुले, जो हमारा सी पैक का मंसूबा था चाइना के साथ सी एग्रीमेंट्स किसने किए, ये सारा कुछ पाकिस्तान के लोगों के सामने आएगा। फिर पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए, हारियों को जमीन देने के जरिए बेच अपने अपने प्रोग्राम होंगे, हम अपना प्रोग्राम लेके जाएंगे, मुस्लिम लीग अपना और पीटीआई अपना। एक तो है कि जज्बाती एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी को हम बकबकारा करें, तो वो भी लोग हमारे जरा मसाले सुनते हैं, लोग जरा जज्बाती बातों को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली तो अपने अपनी परफॉर्मेंस लेके जानी होगी।
लोग फैसला करेंगे और उसके मुताबिक ही अगला लाए अमल बनेगा अगली हुकूमत का। जहां तक मियां साहब का है, उनके बिल्कुल जमात पूरी तैयारी कर रही है, करनी चाहिए उन्हें। इलेक्शन सर पे है, उनके लीडर वापस आ रहे हैं, अब वो उनके बारे में एक सिंपैथी का बयानिया भी पैदा करेंगे, उनके कारनामों को भी नुमायां भी करेंगे, बल्कि उसको मैग्नीफाई करेंगे। जी ये उनका हक है, ये तो सियासी तौर पे ऐसा होता है। और वो इस इवेंट को एक ऐसा इवेंट बनाएंगे जिसमें अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे, ताकि उनको जो चैलेंजेस, जो एक परसेप्शन है उसका वो खात्मा करने की कोशिश करेंगे। मेरी जमात अपना कोशिश करेगी, वो अपना करेंगे, पीटीआई अपना सर्वाइवल की लड़ाई करेगी, बाकी जमातें। तो देखिए, अब इलेक्शन में लोगों ने अल्टीमेटली फैसला करना है। कारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिला करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही सिवाय एक जमात के। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप पीपल्स पार्टी के बड़े मरकजी रहनुमा हैं, बड़े क्लोज भी लीडरशिप के साथ, और साबका पीडीएम गवर्नमेंट में आप मिनिस्टर भी थे। किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और आप लोगों का गिला किससे है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो अनवर आपको पता है ना कि पीपल्स पार्टी ने अपने गिले शिकवे किए, फिर हमारी सीसी हुई, सीसी में इस बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो सूबाई हुकूमतों का, मरकजी हुकूमत का, दीगर चीजों का जो तासर था, उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल बहस हुई। और फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया गया कि वो बजाय इसके कि लड़ाई शुरू की जाए, बजाय इसके कि तलखी पैदा हो, वो डायलॉग के लिए जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। उन्होंने अभी तक पार्टी की मीटिंग कॉल नहीं की, मेरे ख्याल में चंद दिनों में मीटिंग होगी। जब तक वो मीटिंग होती है उसमें जरदारी साहब हमें नहीं बताते कि हमारा क्या डिस्कशन हुआ, क्या एक्चुअल सूरत हाल है, उस वक्त तक हमारी पार्टी का ये फैसला है कि हम इसके ऊपर अपनी राय का इजहार नहीं करें। सर, इलेक्शन बयानिया सर, आप पीडीएम की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी नून लीग से जब पूछते हैं वो 2013 से 2018 तक का बताते हैं। आप बात कर रहे थे, इसका मतलब आप लोग 2008 से 2013 तक जो आपकी हुकूमत है उसका बता रहे हैं। ये जो पिछले 16-17 माह की हुकूमत है, इस कारकर्दगी को अवाम को सेल करने के लिए कुछ खातिर खां नहीं है, इसका मतलब कह रहे साहब? देखिए, पहली बात तो अनवार ये है कि हकीकत खुद एक अपने तौर पे बड़ी बड़ी बात है, तल्ख जरूर होती है। यही हमारा अलमिया है कि हम आप मीडिया के अंदर भी, आप तो स्टेट मीडिया है, लेकिन जनरली मीडिया के अंदर भी जो स्टोरी सेल करनी होती है उसमें तलखी हो, लड़ाई हो, नेगेटिविटी हो तो ज्यादा बिकती है। हमारी तकरीरों में भी, हमारी पॉलिसियों में भी अगर एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का हो, तल्ख माहौल हो, भड़कबाजी हो तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये बात दो पहलुओं से देखने की जरूरत है। एक तो ये है कि इन 16 माह में हमने किन हालात में हुकूमत ली थी, क्यों ली थी, और फिर हमने क्या किया जी, इकोनॉमी को कहां खड़ा किया, खारजा पॉलिसी के क्या चैलेंजेस थे, पाकिस्तान की मैशत के क्या चैलेंजेस थे, डिफॉल्ट कहां पहुंचा हुआ था, आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। फिर लोगों को जहां पे सोशल मीडिया ने हमारी हुकूमतों की कमजोरियां जाहिर की हैं या उनके फैसलों के ऊपर लोगों की राय को ज्यादा तगड़ा किया है, वहां पे लोगों को अवेयरनेस भी आ गई है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ये लोगों को पता है। कि अगर हमें ये गुमान है ना कि लोगों को क्या ये इससे गरज नहीं, लोगों को पता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि लोगों की तवक्को ये है कि हुकूमत सस्ती चीजें करे, लेकिन आप जिन हालात में बंधे हुए हैं वो भी आपने लोगों को बताने हैं। आपने आलमी तनाजुर में, क्योंकि इस वक्त महंगाई सिर्फ हमारा नहीं है, अमेरिका का, यूरोप का, जापान का, सऊदी अरेबिया का, दुबई का, सबका मसला है। वहां भी तेल महंगा है, बिजली महंगी हुई है, खाने पीने की अशिया महंगी हुई है, मार्केट श्रिंक हुई है। सो ये सबको बताना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास ये कुछ सेलेबल नहीं है, बिल्कुल हमारे पास बहुत कुछ है जो अवाम के सामने रखेंगे। और मैं ये समझता हूं कि सच अवाम के सामने उगलना चाहिए, बोलना चाहिए, भले आज नहीं कल जरूर सुनेंगे। और बहुत सारे लोग आज सच का एनालिसिस करने वाले मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का अवेयरनेस लेवल बहुत बेहतर है, तो हमें सच बताना है लोगों को कि हमने क्या किया और कहां हमसे गलती हुई। और हमने मीडिया को भी ये कहना है, अपने मुखालफिन को भी ये कहना है अनवार, कि आप भी हमें बताएं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस थे जो हमने इस्तेमाल नहीं किए, और ये फैसले करते तो पाकिस्तान कर्जों में भी ना डूबता, महंगाई भी ना होती, तेल खाने की चीजें भी सस्ती होती, बिजली और गैस भी सस्ती होती, तो और ये पाकिस्तान का कर्जा भी कम हो जाता। ये हम फैसले ना करते, पाकिस्तान डिफॉल्ट से भी बच जाता, पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के अंदर भी पॉपुलर हो जाता। वो कौन से फैसले थे जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस थे, हमने नहीं अडॉप्ट किए।
ये भी आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये आपने कहा, लेकिन मैंने देखा है कि नून लीग से भी बात करें तो वो ओनरशिप जो है ज्यादा वो 2013 से 2018 की लेते हैं, और पीपल्स पार्टी का वो जैसे देखे आपने। ना, उनकी अपनी 16 हुकूमत थी, वो उसकी कारकर्दगी को लेकर ओके, करते। आपने मुझसे पूछा कि 16 माह का क्या है, तो ठीक। मैंने कहा कि 16 माह का भी बहुत कुछ है बयान करने। ओके, कारी साहब एक और सवाल जरूर आपसे करूंगा। आजकल केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब से बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं रिफॉर्म्स की। कल भी हमने शो किया SIFC के तहत, उन्होंने एपिक्स कमेटी में बड़े फैसले किए। उससे अलावा जो है वो जो गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की रह रहे हैं उसके हवाले से भी उन्होंने कट ऑफ डेट दी 31 अक्टूबर की। फिर और भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बिजली चोरी के हवाले से 16 अरब रुपए की बाजियाबी हो गई है। एक राय ये है कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो गैर मकबूल फैसले नहीं करती, चाहे वो निजकारी के मामलात हों, स्टेट ओन इंटरप्राइजेज जो खसारे में जा रही है, जिनके 1300 अरब रुपए सालाना दिए जाते हैं, चाहे वो अखराजात पे कटौती की बात हो, MNAs को फंड्स देने की बात हो। आप एक बड़े सीजन पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, क्या वजह है कि ये एक राय पाई जाती है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है वो तो ये फैसले कर रहे हैं बोल्ड, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अनपॉपुलर डिसीजन लेने से कतराते हैं? अनवर, पहली गुजारिश तो यह है कि पिछले 16 महीने ही देख लें। हमें पता नहीं था कि इलेक्शन आने वाला है, पता था। हमने तो आखिरी महीने में तल्ख फैसले किए। हमने तो आखिरी महीने में तेल और गैस महंगी की, बिजली महंगी की। पता था कि इसके असरात क्या होंगे, लोग नाराज होंगे। तो ये कहना कि हमने मुश्किल और तल्ख फैसले नहीं किए, बहुत किए। हाँ, एक बात है कि कुछ फैसले वो होते हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, टैक्सेशन के हवाले से हो, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हो, वहां पे जब किसी एजेंसी के ताकतवर लोग कुछ सनतकारों को या रुपए पैसे का कारोबार करने वालों को बुला के वो समझाते हैं, तो उनके समझाने के माने कुछ और होते हैं, उस पे आपकी ज़बानें भी बंद होती हैं। हम जब किसी से बात करते हैं तो थोड़ी बहुत अगर तलखी ला के बात की जाती है जी। तो फौरन ये होता है कि ये हुकूमत बदमाशी पे उतर आई है, फलान हो गया है, मीडिया भी जलगार कर देता है और अदालतों के अंदर से बिस्टे आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि केयरटेकर गवर्नमेंट ये वो फैसले कर रही है और इनके साथ तमाम इदारों का तावन इनको हासिल है। अच्छी बात है। अगर सियासी हुकूमतें फैसले नहीं कर पाई, बहुत सारे फैसले हमने किए, तो जो फैसले मुमकिन है ये दोस्त करें, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें, ये जो कहना है ना कि सियासी हुकूमतें नहीं करती, हमने बहुत सारे किए। अच्छा। पाकिस्तान में अगर प्राइवेटाइजेशन का अमल नहीं हो सका तो उसमें हमारी हुकूमतों का रोल कितना है और अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से कितना रुका है, ये भी देखने वाला है। ठीक, अहम नुकात उठाएं कारी साहब। आपने हमसे गुफ्तगू की, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमर जमान कायरा, मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया है एहसन इकबाल साहब ने, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, साबिक विफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है। एहसन इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन इकबाल साहब, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कमर जमान कायरा साहब से। सर आपसे मेरा यही सवाल है कि इस वक्त एक तो उस्मान डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से एक नई बहस छिड़ी हुई है मीडिया पे, आपका भी मैं इस पे मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। उन्होंने 9 मई के वाकयात के हवाले से कहा है कि चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत इसकी मनसूबाबंदी की गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये तहकीकात किन खतूत पे होनी चाहिए? आप इन इल्ज़ामात को कितना संजीदगी से ले रहे हैं? और दूसरा सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगा। PMLN मोबलाइज कर रही है पब्लिक को, लेकिन आपके नाकदीन कह रहे हैं कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है पंजाब, वहां जो शाहदरा का शो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं था। क्या कहेंगे दोनों नुकात पे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह कि जो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं कही कि जो कौम के इल्म में नहीं थी और जिसके शवाहिद पहले मौजूद नहीं है। ये सबको मालूम है कि 9 मई का जो वाकया है उसके मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं, उनकी निगरानी में एक बाकायदा मनसूबाबंदी हुई। न सिर्फ 9 मई की मनसूबाबंदी हुई बल्कि उससे पहले ही काफी अरसे से वो एक मंसूबे के तहत हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे थे और एक जहन साजी कर रहे थे। ये बात तो हर किसी को नजर आ रही है। उनकी सारी सोशल मीडिया टीम जो है वो कौमी इदारों के खिलाफ लगी हुई थी। तो ये उसी एक सोच का तसलसल है जिसमें उन्होंने 9 मई को फौजी तनसीबात पे हमला किया और इसका मतलब ये था कि उस इदारे को दबाव में लाएं और शायद आर्मी चीफ को जो है उनको एम्बेरस करें। तो ये उनका जो पूरा प्लान था नाकाम हो गया, चूंकि पाकिस्तान के अवाम ने उसमें शिरकत नहीं की और वो अपने चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके अलावा उसमें एक वसी ताईद हासिल नहीं कर सके। तो इसलिए उस्मान डार साहब ने जो बातें कही हैं
वो Okay. पहले ही रिकॉर्ड पर हैं और सब जानते हैं कि ये एक मंसूबाबंदी के साथ पूरा अमल किया गया और उनकी निगरानी में किया गया। दूसरी बात जो आपने शादरे की मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बिला वजह का ट्विस्ट है। जो शादरे का जलसा था वो कतन लाहौर का जलसा नहीं था। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर के अंदर कौमी असेंबली के हलकों के दौरे शुरू किए हैं, तो वो एक लाहौर में शादरे का जो हलका है उसका एक मुकामी तंजीमी या वर्कर्स कन्वेंशन आप कह लीजिए था, जिसका मकसद लोगों में मोबिलाइजेशन करना है ताकि 21 के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तकबाल के लिए आ सके। तो एक हल्के के वर्कर कन्वेंशन को ये कहना कि ये लाहौर का जलसा है, ये मैं समझता हूँ ज्यादती है, उसको गलत रंग नहीं देना चाहिए। उस लिहाज से वो बहुत कामयाब था। ओके। एहसान इकबाल साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप में आपका शुमार होता है, सेक्रेटरी जनरल है। एक राय पाई जाती है जो आपके सियासी हरीफ हैं वो कहते हैं पीएमएलएन के अंदर भी बयानियों की जंग है, क्लैरिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने आने से कबल एक स्टैंड लिया, उसके बाद फिर हमने देखा कि उनके बयानी में रद्द-ओ-बदल आई। इसहाक डार साहब ने कहा कि अब वो मामला जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का है वो उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फॉर्मर डीजी आईएसआई के हवाले से उन्होंने कहा था, जनरल फैज हमीद के हवाले से उन्होंने कहा भी ये मामला उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। अब जबकि वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, हतमी तौर पे तारीख का ऐलान हो गया है, किस बयानिए के साथ, किस क्लैरिटी के साथ आप अवाम को अब इंगेज करने जा रहे हैं एहसान इकबाल साहब? देखिए, मेरे नजदीक इस वक्त सबसे बड़ा बयानिया पाकिस्तान के हर शहरी के लिए जो वो सुनना चाहता है कि उसे महंगाई से निजात कैसे मिलेगी। जी, हर नौजवान जो सुनना चाहता है कि उसको बेरोजगारी से निजात कैसे मिलेगी, और बिलखुसूस जो हम कर्जों के दलदल में धंस गए हैं, जिसमें 4 सालों के दौरान अंधाधुंध पाकिस्तान के मईशत पे कर्जों का बोझ चढ़ाया गया, और वो मुल्क के जिसकी मईशत 2018 में तेजी के साथ उभर रही थी, सीपैक जैसा मंसूबा चल रहा था, उसकी जो तबाही की गई, और फिर खास तौर पे वो IMF का प्रोग्राम जिस पर इमरान खान साहब दस्तखत करके गए, जिसके बारे में हमने उस वक्त कहा था कि अगर इस पर अमल करना पड़ा तो बदतरीन महंगाई पाकिस्तान में मिलेगी। जी। और खुद इमरान खान साहब के बयानात मौजूद है कि इन्होंने कहा कि जो हमने मुआहदा किया है इसके नतीजे में अभी और महंगाई आएगी। तो अब जो सबसे बड़ा बयानिया है वो ये है कि मुल्क की मईशत को इस दलदल से कैसे निकाला जाए, अवाम के लिए महंगाई को कैसे काबू में लाया जाए, बेरोजगारी कैसे कम की जाए, और मुल्क की मुआशी बहाली कैसे की जाए। ये वो बुनियादी बयानिया है जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। और नवाज शरीफ साहब पिछले 5 सालों में उनको इक़्तिदार से अलहदा करके हमने देखा कि मुल्क को एक अंधेरे में धकेल दिया गया। तो वो इस हवाले से कौम की क़यादत करने और कौम को एक विजन देने की सलाहियत रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके खिताब में वो कौम को एक उम्मीद देंगे, कौम को एक मुआशी बहाली का प्लान देंगे जिसके जरिए हम दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सर एक लास्ट क्वेश्चन, 16 माह में आप प्लानिंग मिनिस्टर भी थे, जाहिर बात है, और आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों के पास जो वजारतें हैं वो बड़ी कलीदी वजारतें थी, तो एक राय ये पाई जाती है उन 16 माह में ये मुआशी प्लान क्यों कर नहीं सामने आ पाया जो अब नवाज शरीफ साहब आकर देंगे? जी, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप अगर हमारा 5 फ्रेमवर्क देखें सर, हमने 16 माह के अंदर सबसे पहले तो 22 साल के अंदर 2022 में जो तारीख का बदतरीन क्लाइमेट डिजास्टर आया जी, वो एक बहुत बड़ी आफत थी जिसको बहुत कामयाबी के साथ हमने हैंडल किया। ठीक। और उसके लिए हमने 4RF हिकमत अमली बनाई जिसको बैनुल अक़वामी सतह पे बड़ी पजीराई मिली, और उसी की रोशनी में अब हम पाकिस्तान को क्लाइमेट डिजास्टर के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमने टर्न अराउंड पाकिस्तान के हवाले से 5 E's का एक फ्रेमवर्क बनाया जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली का बेहतरीन रोड मैप है। ठीक। अगर उस पर हम आंखें बंद करके भी अमल करें और इस्तेहकाम के साथ चलें तो 2 से 3 सालों में मुल्क टर्न अराउंड कर सकता है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं कि हमने कोई रोड मैप नहीं दिया। मैं आपको दावत दूंगा कि आप अपने नाजरीन को भी शेयर करें कि 5 E's फ्रेमवर्क एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके ऊपर ठीक। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने भी बहुत तारीफ की है कि ये पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए एक बहुत अच्छा रोड मैप है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल साहब, इंशाल्लाह आपसे आइंदा दिनों में तवील नशिस्त भी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल मुशर्रफ नवाज हमसे गुफ्तगू करते हैं। व्यूअर्स, ये हमने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया। कमर जमान कार साहब, एहसान इकबाल साहब, 2 बड़ी पार्टियों के कायदीन हैं, उनसे हमने गुफ्तगू की। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे साथ बड़े
सीजन किस्म के एनालिस्ट मौजूद होंगे, उनसे ज़रा जानेंगे कि वो गैर जानबदाराना तौर पे क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल का तजिया करते हैं। एक छोटा सा वक्त और लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। इनको थोड़ा सा था इसके बारे में खदशा कि लोग क्या कहेंगे। आपा, इनका जो कैरेक्टर बोल में एंड देन हाँ, बड़ा खौफनाक सा था। हाँ, वेरी खौफनाक, वेरी क्रूअल, बट वेरी वेल डन। फिरने का किसको ज्यादा शौक है? तो आप तो ड्राइविंग करते नहीं है, तो फिर कैसे लेके इनको जाते हैं? तो मैं भी ड्राइविंग करती हूँ। ओह, क्या बातें करते हैं? कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। वो नजर नहीं आया था, सामने खड्डा था। मुझे तो ये खतरा है कि किसी दिन मैंने दरवाजा खटखटाया तो इन्होंने दरवाजा खोला, पूछे वो भाई कौन हो तुम। आप ऐसे कीजिएगा, दरवाजा खटखटा के साथ शनाख्ती कार्ड दिखाओ। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे, जैसे ब्रेक पर जाने से कबल मैंने कहा था, दो एनालिस्ट सीनियर एंकर पर्सन्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं शौकत पराचा साहब, आज न्यूज़ से वाबस्ते हैं, अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। शौकत पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कामरान शाहिद साहब, दुनिया न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। और कल जो इनका इंटरव्यू है उस हवाले से हम बहस कर रहे थे, मीडिया में भी उस पर बहस छिड़ी हुई है। उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू कामरान शाहिद साहब ने किया वो कैसे हो गया, और कामरान शाहिद साहब के घर उनकी आमद और तमाम जो आम इनके शफात से भरपूर गुफ्तगू थी। उसके बाद एक सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन आ रहा है, उस्मान डार साहब की वालदा का बयान भी आया है और उस पर आज तबसरे और एनालिसिस हो रहे हैं। तो दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। आपकी इजाजत से कामरान शाहिद साहब से ये मौकफ ले लेंगे। कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? पाचा साहब को बहुत सलाम दीजिएगा मेरी तरफ से। जी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। चलें जी, अब तो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो गई। कामरान शाहिद साहब बताइएगा, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कामरान शाहिद साहब के पास कौन सी वो गिदड़ सिंगी है कि ऐसे जो हाई प्रोफाइल किस्म के लोग जो शायद मंजरेआम पर भी नहीं होते, वो कामरान शाहिद साहब के इंटरव्यू में आ जाते हैं। और उस्मान डार साहब तो आपके घर में मेहमान बने और सारी बातें उन्होंने कर डाली। हाउ इट ऑल हैपेंड? हमारा भाई बात ये है बेसिकली कि मेरी ट्रेनिंग हुई है पीटीवी न्यूज से। आपको पता है ना, मैं आपका कुलीग रहा हूँ। जी जी जी, यहाँ से गया हूँ एग्जैक्टली। पीटीवी न्यूज की जिनकी ट्रेनिंग हुई होती है ना, उनपे पूरी कौम का ट्रस्ट होता है। तो इसलिए लोग आ जाते हैं। तो 4 साल भी भाई हैं हमारे और वैसे भी भाई हैं, तो उनको ट्रस्ट था, उनके पास ऑप्शन थी, वो किसी भी एंकर को इंटरव्यू दे सकते थे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दे दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतनी सी बात है। और एक्चुअली सोशल मीडिया को ये प्रॉब्लम नहीं हुई हुई, उनको प्रॉब्लम हुई हुई है वो जो बातें डार साहब ने की है उनसे जी, उनको ये प्रॉब्लम हुई हुई है। अब उस प्रॉब्लम का मेरे पास हल नहीं है। अगर डार साहब भी ना करते बातें तो ये इससे यही मिलती जुलती बातें आमिर कियानी साहब ने भी, असद उमर साहब ने भी, दूसरे लोगों ने, वाडा साहब ने भी, जो पीटीआई के क्लोज तरीन लोग रहे हैं, वो कर चुके हैं चेयरमैन पीटीआई के मुतालिक। अच्छा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा उसमें क्या कर। अच्छा, मतलब ये जो क्रिटिक्स हैं जो कह रहे हैं कि ये एक तयशुदा एक इंटरव्यू नजर आ रहा था, आपकी राय ये है कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, वो आए? क्योंकि इस पे कामरान शाहिद साहब, मैं इसलिए आपके सामने नुक्ता रख रहा हूं कि वो हमारे एक और कुलीग है हम न्यूज़ के, उनके शो में जो वजीर दाखिला सिंध है, उन्होंने कहा था उस्मान डार साहब की जो है वो गिरफ्तारी अमल में आई है सिंध में, तो इसलिए समर अब्बास साहब के शो में आए थे और उसके बाद आपके शो में कल वो आए। तो इस हवाले से मेरा सवाल का ये जाविया था। साहब, सबसे अच्छा जो जाविया इसके अंदर है ना, वो ह्यूमन एंगल है कि मुझे उनको देख के खुशी हुई, वो जिंदा है, सही सलामत है। इस इंटरव्यू की बदौलत जो है ये सारी दुनिया को चल के पता कि वो सही है, और इस इंटरव्यू की बदौलत अल्लाह के फजल से वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ है। मतलब वो एक फ्री पर्सन के तौर पर उनका इंटरव्यू चल रहा था, और बाय द वेरी डेफिनेशन एंड डिजाइन कि एक बंदा जब नेशनल मीडिया में अपीयर हो रहा है, ठीक, तो उसकी जो गुमशुदगी भी खत्म हो चुकी है, वो कहीं गया हुआ था या कहीं चला गया था या दे गया था, वो सब खत्म हो चुका है। तो हमें उसका एक अच्छा एंगल देखना चाहिए कि एक इंटरव्यू में वो आए और वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, खुशो खुरम जिंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं। 9 मई से वो गए हुए थे। मैंने उनको ऑनर भी ये सवाल पूछा जी कि आप किधर थे, उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि वो थोड़े डबल माइंड हो गए थे जो हालात देख के कि उनको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फैसला किया, उन्होंने इंटरव्यू में आके बताया कि वो तहरीक इंसाफ छोड़े।
तो ये तो ये बात है, असल तो बात कंटेंट की है। ये तो पता नहीं सोशल मीडिया पे बिला वजह की फजूल पॉइंट्स के ऊपर बहस क्यों चलती है। ठीक, उनकी वालदा का भी आया था, लेकिन मैं उस पर दोबारा लौट के आऊंगा। शौकत पराचा साहब, आप क्या कहेंगे? कामरान शाहिद साहब ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया और उन्होंने खुद भी कहा था कि इंटरव्यू आ रहा है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहस हो रही है और सोशल मीडिया पे हो रही है। एज एन एंकर, एज ए जर्नलिस्ट, आप किस तरह देखते हैं इसको? एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एंकर, मैं तो मुबारक देता हूँ कामरान शाहिद साहब को कि स्कूप ले आए हैं, और ये को पहली बार नहीं ले आए इनके शोज़ में हमेशा, बल्कि ये तो जिस घर में पैदा हुए वहाँ से इन्होंने स्कूप निकाला था। वो जो साकिब निसार के बारे में कि वो बोतल, पेप्सी की बोतल पे क्या क्या कारनामा वो सारा अंजाम देता था, तो उसको क्या कहेंगे आप? ये पराचा साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला है वैसे। नहीं, अगर आज इनके शो में किसी को साजिश नजर आ रही है तो वो क्या था? देखिए, एक क्रेडिट देना चाहिए, जो अच्छा काम करें, जो क्रिएटिव काम करें और जो इम्पैक्ट छोड़ें। मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मेरे कोई एक है कि जो लोग मतलूब हो उनका मीडिया पे आकर इंटरव्यू देना नहीं, उन्होंने खुद ही वजाहत कर दी, जो पहले मतलूब हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते रहे हैं ना। कौन सा पीटीआई से निकलने वाला कोई पहला शख्स है उस्मान डार कि उसने आगे इंटरव्यू दे दिया? और इतनी जो क्रिटिसिज्म आप, वो तो है ना कि ये ना होता तो कोई और दूसरा गम होना था। अगर ये बात ना होती तो किसी और एंगल पे क्रिटिसिज्म हो जाता। जिन लोगों ने सोशल मीडिया चलाना होता है, जो यूट्यूब पे बैठते हैं, जिन्होंने तनकीद करना होती है, उन्होंने करनी ही करनी है। तो मेरा ख्याल है एज अ जर्नलिस्ट या एंकर हमें इन चीज़ों से आगे निकल के बात करना पड़ती है, अपना काम करना पड़ता है। ऐसा बात साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं उस्मान डार साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें कोई नई बात नहीं की। आप जो एग्री, आप समझते हैं उन्होंने बहुत सी नई बातें की हैं। मौलवी महमूद साहब ने भी कल ही बातें कुछ की हैं, नदीम मलिक साहब के शो में इन्होंने भी बातें की हैं। और एहसन इकबाल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या पहले एविडेंस आई है वो उसमें क्या, उसमें यही चीज़ है जो ये बयान करके गए हैं, जिनकी ऑडियोज आई हैं, प्लस तहकीकाती इदारों के सामने जिन्होंने अपने मोबाइल की ऑडियोज पेश की हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने वीडियोज पेश की हैं, और वो कौन है? इसी तरह के जैसे उस्मान डार साहब हैं। आपने उनकी मदर का जिक्र किया। जी, उनका मैं इलेक्शन लड़ूंगी। सुने अपना बेटा बयान दे रहा है, उसको कुछ नहीं कह रही, ख्वाजा आसिफ के पीछे पड़ी हुई हैं। वो उनके मदद बयान ख्वाजा आसिफ ने तो नहीं दिया ना भाई। जो कल ख्वाजा आसिफ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई उनकी बात नहीं, वो कह रही है कि मैं, यानी वो चढ़ाई तो ख्वाजा आसिफ साहब पे कर रही हैं। वो करे ना अपना उस्मान डार साहब पे कि तुमने क्या किया, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, मैं ये करूंगी, जिस तरह से बात की जाती है। यानी उधर जो है वो चूंकि अपना बेटा है, उसको आप बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया, दूसरों के बेटों को आप बद्दुआएं दे रही हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं, जो एहसन इकबाल साहब कह रहे, अभी तो चीज़ें आगे बढ़नी है ना। जिस पॉइंट को आप सामने रख रहे हैं कि 9 मई के वाकयात पे उस्मान डार साहब ने बात की, मौलवी महमूद साहब ने बात की, एहसन इकबाल साहब बात कर गए, इनका कोई कॉन्सिक्वेंस तो है ना। ये सिर्फ बयान नहीं है किसी पॉलिटिशियन का कि उसने कहा कि फलां बंदा 9 मई को इन्वॉल्व था। अब इसका कॉन्सिक्वेंस होना है। ये जो तपश महसूस हो रही है सोशल मीडिया पे, वो उस कॉन्सिक्वेंस को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो महसूस किया जा रहा है कि अब ये एविडेंस आई हैं, मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि आ गई हैं एविडेंसेस, जिनकी बात खुद उस्मान डार कह रहे हैं, जिनकी बात मौलवी महमूद कह रहे हैं, जिनकी बात एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। इन सारों को क्लब करके बात जाएगी कोर्ट्स तक, उन लॉज के अंडर जो चाहे रिसेंटली पास हैं या पुराने लॉज पड़े हैं। है तो बुनियादी तौर पर मिलिट्री एक्ट 1952, उसमें बाद में अमेंडमेंट्स होती रही हैं। सो पुराने लॉज भी मौजूद हैं, नए लॉज भी मौजूद हैं। ये जितना कुछ आया है ये फिर ट्रायल होगा। अदालतें हैं, वो किसी को पकड़ती हैं, किसी को छोड़ती हैं, किसी को सजा देती हैं, वो तो अदालतों का काम है। लेकिन ये सारा कुछ मामला आगे बढ़ेगा। कामरान शाह साहब, आपकी राय में इसका मंतकी अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है, जो उस्मान डार साहब ने 9 मई के हवाले से बातें की? सर, एक तो पहले शौकत पराचा साहब का बहुत शुक्रिया। मैंने उनसे बहुत लर्न किया, और इंडिया का एक विजिट इनका मेरे साथ हुआ था, उसमें तो मैंने बहुत ही लर्न किया। अच्छा, वो पता नहीं भाई
आपसे भी खैर लर्न करते हैं, आप मेरे सीनियर कोलीग थे पीटीवी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अच्छा, अब आपने कहा कि मंतकी इंजाम, सर मंतकी इंजाम जो है ना, ये इंटरव्यूज वगैरह की सिग्निफिकेंस उस तरह नहीं है जितनी कि एक अदालती मामले में जी। जब बात जाएगी, बिल्कुल जिस तरह प्राचा साहब फरमा रहे हैं, अदालत में एविडेंस जाएगा, ऑडियो जाएंगी या बयान हल्फी जाएंगे। मैंने ये भी पूछा था डार साहब से कि आप ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या अदालत अगर आपको बुलाए तो आप देने को तैयार है? तो उन्होंने उस वक्त तो हाँ भी करी, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती, वो बात के हालात क्या हो, वो क्या कहे, हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये बात सही है कि इसका मंतकी अंजाम तो कोर्ट के अंदर होगा, हमें भी जानना है, इंसाफ होना चाहिए, इमरान खान साहब के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, अब बाजे पाकिस्तान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। ज्यादती हुई है इस मुल्क में, ऐसा हुआ नहीं कभी इससे पहले, और बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और बड़ी प्लानिंग के तहत हुई है, लोगों की ज़हन साजी की गई है और फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये एक बदकिस्मत वाक़या है। हमने तो हमेशा इमरान साहब को समझाया प्रोग्राम्स के जरिए कि आपकी लड़ाई पीडीएम से है, बिल्कुल आप उससे लड़े, आपका इदारों से क्या लड़ाई है? नया आर्मी चीफ आ चुका है, नए आर्मी चीफ से आपकी क्या लड़ाई है? चले पिछले से तो आपकी बड़ी ग्रीवियंस थी, लाने वाले भी वही थे वैसे इनको, तो अब नए आर्मी चीफ तो ना आपको लाने में, ना आपको उतारने में, ना किसी चक्कर में। तो अब आपने सुना जो लोग बता रहे हैं कि मकसद ये भी था कि आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया जाए दबाव डाल के फौज में। अगर ये वहां पे लाखों लोग निकल आते तो ये हो भी सकता भाई, चांस भी था। लेकिन अगर ये भी होता तो नारकी थी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो वाहिद डिसिप्लिन इदारा रह गया है, यूनिफाइंग इदारा, जिसकी बेस पे हम प्राइड भी करते हैं और उसकी बुनियाद पे दुश्मन हमसे जलते भी हैं। और ये प्राजा साहब जानते हैं कि किस तरह मैंने और इन्होंने मिलकर आईएसआई को वहां पे डिफेंड किया था, फौज को वहां डिफेंड किया था। हिंदुस्तान में तो लोग भरे बैठे हैं, ठीक। वो तो हर चीज का इल्जाम हम पे डाल देते हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर से जब वो काम होगा जो इंडिया नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए और जो मुजरिम है उसको तो बेर ही नहीं करना चाहिए। तो भाई मेरा ठीक ठीक है, ये नुकता गया। अच्छा कमरान साहब, चूंकि आप लाहौर में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, आप शहर लाहौर के रहने वाले हैं, मुल्की सियासत पे खासी गहरी नज़र है, किस तरह देख रहे हैं उनकी वतन वापसी? क्या पीएमएलएन की फॉर्चून्स बदल जाएंगी नवाज शरीफ साहब की वापसी से? पॉलिटिकल साहब ये तो जो उनका वेलकम होगा ना, सबसे बड़ा तो उसी से अंदाजा हो जाएगा हमें। अच्छा, क्योंकि इट हैज टू बी विद अ बिग बैंग। तहरीक इंसाफ ने जलसों का जो स्टैंडर्ड मुतय्यन कर दिया है, आपको उससे डबल पे जाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि वो 3.5 साल बाद आ रहे हैं, तो पूरी नून लीग उनके लिए खड़ी हुई है। तो ये जो जवाब है ना, ये आपको, मुझे, प्राचा साहब को, हम सबको मिल जाएगा जब हम अपनी स्क्रीन पे या वहां विजिट करके देखेंगे कि लाहौर में क्या उस वक्त तरंग है, क्या उमंग है, क्या लोगों को लाया गया है या लोग खुद आए हैं दीवानावार नवाज शरीफ साहब के लिए। ये वो डिसाइड करेगा 21 तारीख, और हम दोबारा भी इस पर बात कर लेंगे फिर। शौकत पराचे साहब, आपकी सवाल से क्या राय? पहले तो कामरान शाह साहब का मैं शुक्रिया आप अदा इंडिया की करता विजिट हूं। की बहुत कह रहे थे, उन्होंने बहुत लर्न किया आपसे इंडिया की उन्होंने विजिट। हमेशा एहतराम दिया है, हमेशा इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे। वो खुद इतने बड़े स्कॉलर हैं, बाकायदा स्कॉलर हैं, हम लर्न कर रहे थे। ये तो जेनरॉसिटी है उनकी, जी, जी। मैग्नोनिमिटी है जिसमें वो बात कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं, अच्छा। जिसको हम हवा कहते हैं। हाँ, एक तो हवा बनाई जाती है, जैसे अक्टूबर 2011 से ऑनवर्ड हवा बनाई गई थी। एक जेन्युइन हवा होती है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो शहीद तशरीफ लाई थी लाहौर में, इसी शहर में 86 में। 80 वो 10 से मार्च था कि अप्रैल था, वो अप्रैल को, तो उससे एक बूम मिलता है सियासी जमातों को भी, सियासतदानों को भी। मेरे लिए अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो चाहे पीटीआई करे, वो पीपल्स पार्टी करे, वो नून लीग करे, क्योंकि वी बिलीव कि ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हमारा फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें सियासी जमातों का रहना, सियासतदानों का रहना वो इतना ही ज़रूरी है जितना वोटर का रहना ज़रूरी है। तो एक सियासी एक्टिविटी आएगी। अभी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे ना कि वो एक विजन पेश करेंगे, हाँ, मुआशी बहाली का इस वक्त तो पाकिस्तान का, मेरी राय आप जान रहे हैं, सबसे बड़ा मसला है ही मईशत। हम सिर्फ $1 अरब के लिए हम IMF से 16 महीने उसकी मिन्नतें करते रहे। 16वें महीने जाकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने एग्रीमेंट किया। वो भी अगर पेरिस वाली समिट ना होती, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जॉर्जीवा साहिबा की मुलाकात ना होती, तो शायद वो अभी ना हो चुका होता। और उसका फ़र्क क्या पड़ता है? ये कायरा साहब ने अभी आपके सामने बयान किया
कि जो हमारी कंट्रीब्यूशन अगर क्वांटिफाई की जाए तो फिर जो नारे लगते थे ना कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, हम डिफॉल्ट, इनको पता ही नहीं है श्रीलंका बनने का मतलब क्या है, इनको पता नहीं है डिफॉल्ट कर जाने का मतलब क्या है कि आपकी करेंसी जो अभी $300 के अब तो अगेंस्ट 285 पहुंची, आ गई। अब 285 पहुंची, ये अगर 2000 3000 4000 अल्लाह पे माफ चली करे, जाती जी। तो फिर क्या होता। ठीक कह रहे। तो वो कम से कम उस IMF के एग्रीमेंट के साथ वो एक प्रोसेस रुका। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा वक्त आ गया ठीक है। लेकिन कम से कम वो हम जो डाउन स्लाइड में जा रहे थे उस डाउन स्लाइड से हमारी मईशत बच गई। तो ये मियाँ साहब आते हैं, मईशत का कोई प्लान देंगे जैसे वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ठीक है, उनके लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका डोमिनेट करेगा। मैं कामरान शाह साहब टुवर्ड्स द एंड आपसे जानना चाहूँ क्या सियासी नारे होंगे। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कारा साहब से हमने बात की, एहसन इकबाल साहब से, जाहिर बात है PTI अपने 3-3.5 साल की कारकर्दगी, लाहौर में उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी। अब ये देखना है कि अगर जलसे की इजाज़त मिलती है तो उनकी कौन सी लीडरशिप जो है वो मुखातिब होगी आवाम से। आधे जेल्स में हैं और कुछ से बहुत से रूपोश हैं। आपको क्या सियासी नारे नजर आ रहे हैं जो इन पोलिटिकल पार्टीज की जानिब से आवाम को अपनी तरफ माइल करने के हवाले से? देखिए जी, इस वक्त तो अवाम का नंबर 1 मसला जो है ना वो है जिंदा रहना। यस, क्योंकि जिस तरह के हालात हो चुके हैं आपके सामने हैं, IMF से हमारी जो डील हो चुकी है वो है, तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है सबसे बड़ा नारा तो ये हो सकता है कि कोई बंदा अवाम के जख्मों में मरहम रखे, अवाम को एक ऐसा प्लान दे जिसमें फिर अवाम बिलीव भी करें कि ये डिलीवर भी करेगा। क्योंकि यहाँ सियासतदानों ने इलेक्शन से पहले नारे तो बड़े बुलंद किए हैं जी, मैनिफेस्टो तो बड़े दिखाए, लेकिन उन पे अमल पैरा नजर कम आए हमें, वो कोई भी हो। तो उसमें अवाम यही देखेगी कि कौन सा ऐसा लीडर है जो जीतने के काबिल है, जो अगर हम वोट दें तो उसकी कोई वैल्यू भी होगी, और दूसरा ये कि उसकी बातों में इतना वजन है, इतनी गहराई है, इतनी सच्चाई है कि अब की दफा अगर हम उस पर ट्रस्ट करें तो वो अवाम को इस गिरदाव से निकाल सकेगा बाहर, जो इन सब ने मिलकर किया है। इसमें तमाम पॉलिटिशियन बराबर के जिम्मेदार। देखे ना हमारे साहब, लास्ट 5 साल में तो सारी पार्टियां पावर जी, में थी ना। बिल्कुल 3.5-4 साल PTI थी और बाकी 1.5 साल जो है वो PTM की 9 जमातें थी, तो बिल्कुल। सब पावर में थे, सब ने सर्व करने की कोशिश की। तो अब अवाम ने फैसला करना है और अवाम देखें कि मेरा तो ख्याल है उनके जो हालात है उनको ठीक करने का जो नारा लगेगा वही कामयाब होगा। बिल्कुल आपसे कहें देयर द बेस्ट जस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कामरान शाह साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच। ने हमारे 2 हिस्सों पर मबनी गुफ्तगू सुनी, एक सियासी गुफ्तगू थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं से, और एक जो है वो सियासी गुफ्तगू थी लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और तजियाकारों के साथ। नताइज आप खुद अखज़ करें। फेसबुक और ट्विटर पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम सच तो ये के हवाले से। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।